हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आई होप कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और आप अपने एग्जाम की प्रिपरेशन भी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। सो आज की जो हमारी न्यू वीडियो है, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं बीएससी फिफ्थ सेमेस्टर के बॉटनी पेपर सेकंड का यूनिट थर्ड। इससे पहले मैं आप लोगों से बता दूं कि हम लोगों ने पेपर वन में यूनिट 1, 2, 3 कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। और पेपर टू में भी हमने 1 और 2 यूनिट्स कंप्लीट कर लिए हैं, थर्ड हम आज स्टार्ट कर रहे हैं। एंड एट द सेम टाइम अगर मैं जुअलॉजी की बात करूं तो जुअलॉजी में भी हमने यूनिट 1, यूनिट 2 फ्रॉम पेपर 1 कंप्लीट किया है एंड 1, 2, 3 यूनिट हमने पेपर 2 से कंप्लीट किया है। तो ऑलमोस्ट आपकी 32 यूनिट में से काफ़ी सारी यूनिट्स कंप्लीट हो गई हैं और भी प्रोसीडिंग यूनिट्स हम आगे कंप्लीट करते चलेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये हमारी क्लास 1 है और आप चैनल पर न्यू होंगे तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि ये मुझे बहुत मोटिवेट करता है और भी वंडरफुल वीडियोस बनाने के लिए। साथ ही साथ ये आपको फ्री ऑफ कॉस्ट आपकी पढ़ाई देता है, आपको ग्रेजुएशन के हर एक टॉपिक हलवा क्लियर करके देता है। तो इसलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ओके, लेट्स मूव ऑन द वीडियो नाउ। देखिए जो हमारा यूनिट थर्ड है हमारे बॉटनी पेपर सेकंड का, वो है जेनेटिक इंजीनियरिंग से रिलेटेड, दैट इज प्रिंसिपल्स एंड टेक्निक्स ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग। ओके, तो कहीं ना कहीं आपने थर्ड सेमेस्टर में पढ़ा होगा कि जेनेटिक इंजीनियरिंग होता क्या है, बट यहाँ अब आपको देखना है कि उसके एप्लीकेशंस वगैरह क्या हैं, कैसे आप हेर फेर कर सकते हो। मैं जेनेटिक इंजीनियरिंग को हेर फेर से ही जानती हूँ कि अभी आप क्या कर रहे हो, आप जेनेटिक लेवल पे, आप अपने जीनोमिक लेवल पे क्या कर रहे हो, हेर फेर कर रहे हो। अब मैं अभी आपको पढ़ाऊंगी तो आपको क्लियर होता जाएगा कि हेर फेर की बात मैं कर क्या रही हूँ, ठीक है। लेट्स फर्स्ट हैव अ लुक, ठीक है, जिसमें हम देख लेते हैं कि हमारा टेबल ऑफ कंटेंट क्या है, हमें यूनिट थर्ड में पढ़ना क्या है। तो इसमें आपको ब्लॉटिंग टेक्निक्स पढ़नी है, जिसमें आप नॉर्दर्न, साउदर्न एंड डीएनए फिंगरप्रिंटिंग देखोगे। देन आप मॉलिकुलर डीएनए मार्कर्स पढ़ोगे, जैसे कि आरएपीडी, आरएफएलपी, एसएनपीएस। फिर उसके बाद आप डीएनए सीक्वेंसिंग के बारे में बात करोगे, जहां आप पीसीआर, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, पीसीआर। फिर आपको हाइब्रिडोमा एंड मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज से थोड़ा बहुत आपको बस रूबरू कराया जाएगा, इंट्रोडक्शनल पार्ट दिखाना है आपको। एंड उसके बाद आपको थोड़ा बहुत नॉलेज होना चाहिए कि व्हाट इज एलिशा, किस लिए है ये एलिसा टेस्ट, एंड व्हाट इज इम्यूनो डिटेक्शन। तो ये आपका पूरा का पूरा यूनिट है। मैं कोशिश करूंगी कि 3 वीडियोस में इस यूनिट को कंप्लीट कर दूं एंड देन हम आगे प्रोसीड करेंगे अपने पेपर 1 की तरफ। जेनेटिक इंजीनियरिंग, व्हाट इज जेनेटिक इंजीनियरिंग एक्चुअली। देखिए जब हम जेनेटिक इंजीनियरिंग की बात करते हैं तो यहाँ पर हम बात करते हैं जीनोमिक लेवल पे, हमारे जेनेटिक लेवल पे। और हमारा जब जेनेटिक लेवल की हम बात करते हैं तो वहां हम देखते हैं आरएनए एंड डीएनए या जीन, आप ऐसे बोल सकते हो। यही 3-4 जो टर्म्स हैं हमें देखने को मिलता है, जहां पर हम क्या करते हैं, छेड़खानी करते हैं। या तो हम कोई जीन इंसर्ट कर रहे होते हैं या तो हम किसी को बाहर निकाल रहे होते हैं। और जेनेटिक इंजीनियरिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें आप डायरेक्ट मैनिपुलेशन कराते हो, ठीक है। किसके साथ, किसी भी ऑर्गेनिज्म के डीएनए, आरएनए, उसके जीन, उसमें आप डायरेक्ट क्या कर रहे हो, मैनिपुलेट कर रहे हो डीएनए को, आरएनए को, जीन को। उसके साथ छेड़खानी कर रहे हो आप, कोई जीन इंसर्ट कर रहे हो, किसी जीन को आप डिलीट या आप बाहर निकाल रहे हो, ठीक है। और ये सारा काम जो हो रहा है ये हमारे बायोटेक्नोलॉजीज का यूज करके किया जाता है, ठीक है, जिसके वजह से जो डिजायर्ड कैरेक्टरिस्टिक हम लाना चाहते हैं वो हमें मिलता है। तो आपको जेनेटिक इंजीनियरिंग समझ में आ रहा होगा कि जेनेटिक मतलब क्या, कि जीनोमिक लेवल पे हम कार्य कर रहे हैं। और इंजीनियरिंग मतलब क्या, कि ये जो भी कार्य हम कर रहे हैं उसमें बायोटेक्नोलॉजीज के प्रोसेसेस लगेंगे, बायोटेक्नोलॉजीज के टूल्स एंड टेक्निक्स लगेंगे, जिसके वजह से हम ये जीनोमिक लेवल पे डायरेक्ट मैनिपुलेशन करा पाएंगे। दैट्स वाई इस होल प्रोसेस को हम जेनेटिक इंजीनियरिंग बोलते हैं। एम आई क्लियर विद दिस पॉइंट? ओके, अच्छा। अगर मैं जेनेटिक इंजीनियरिंग की बात करूं तो आप जेनेटिक इंजीनियरिंग में, अगर मैं एग्जांपल्स की बात करती हूँ कि ऑल्टर करा दिया, और हमें क्यों ऑल्टर कराना है, सबसे पहले क्वेश्चन हमें क्यों ऑल्टर कराना है। मान लीजिए कि हमारे पास प्लांट्स की हम बात करेंगे बिकॉज हम बॉटनी पढ़ रहे हैं। तो कोई ऐसा प्लांट है जो कि ना बहुत ही ज्यादा डिसीज रेजिस्टेंस है, मतलब कि इसमें ना डिसीज नहीं होती है, कितने भी पैथोजेंस इसमें आ जाएं, बट इस प्लांट्स में ना जो इम्यूनिटी है इस प्लांट्स की वो काफी ज्यादा हाई है, ठीक है। तो इसके पास क्या है, डिसीज रेजिस्टेंस की कैपेसिटी है। लेकिन एट द सेम टाइम ये जो प्लांट है इसकी प्रोडक्टिविटी बहुत कम है, ठीक है।
इसकी जो प्रोडक्टिविटी है, जो भी इससे हमें मिलने वाला सामान है वो हमें बहुत कम मिल रहा है, ठीक है, बहुत कम मिल रहा है। लाइक मान लीजिए कोई फ्रूट ही है तो वो मुझे बहुत कम मिल रहा है इस प्लांट से, लेकिन हाँ ये डिसीज रेजिस्टेंस बहुत है। और वहीं पर एक ऐसा प्लांट है ना जो कि काफी ज्यादा उसकी प्रोडक्टिविटी है, एक ऐसा प्लांट है जिसकी प्रोडक्टिविटी मैक्सिमम है, ठीक है, मैक्सिमम है। लेकिन दिक्कत क्या हो जाती है कि जैसे ही एक पैथोजन ने इस पे अटैक किया, ठीक है, मान लीजिए कि कोई पैथोजन है, ठीक है, ये पैथोजन है, ये आया, ये इस पे अटैक किया, तो बहुत जल्दी से ये इससे अटैक हो जाएगा और इसमें आपको डिसीज देखने को मिल जाएगा। लेकिन यही पैथोजन अगर इस प्लांट पर अटैक करेगा तो कुछ ज्यादा फर्क देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि इसके पास अपनी इम्यूनिटी जो है वो बेस्ट लेवल पे है, ठीक है। तो हमने क्या देखा कि जो हमारा ये प्लांट है, ब्लू फ्लावर वाला मान लीजिए जो प्लांट है, इसको डिसीज बहुत जल्दी हो जा रहा है, लेकिन इसकी अगर मैं प्रोडक्टिविटी की बात करूं, ठीक है, ये बहुत हाई है। लेकिन यहीं पर जो हमारा रेड वाला फ्लावर वाला जो प्लांट यहाँ पर डिसीज रेजिस्टेंस की कैपेसिटी बहुत अच्छी है, लेकिन प्रोडक्टिविटी बहुत कम है ना। तो हम क्या करेंगे, हम ये सोचेंगे कि क्यों ना हम बीज का एक ऐसा प्लांट बनाएं जिसमें डिसीज रेजिस्टेंस की भी क्वालिटी आ जाए और जो प्रोडक्टिविटी है फ्रूट या फ्लावर की वो भी बेस्ट लेवल पे हो जाए। तो हम क्या करेंगे, हम इसमें से जीन निकालेंगे तो इसमें इंसर्ट कर देंगे, या इसमें से जीन निकालेंगे और इसमें इंसर्ट कर देंगे, और फिर क्या होगा, फिर हमें एक नया प्लांट मिलेगा, ठीक है, एक नया प्लांट मिलेगा। इस प्लांट में क्या होगा, इस प्लांट में हमें देखने को मिलेगा कि ये बन जाएगा हायर प्रोडक्टिविटी वाला प्लांट विद द बेस्ट लाइक डिसीज रेजिस्टेंस क्वालिटी, ठीक है। इसके पास क्या है, डिसीज रेजिस्टेंस की भी क्वालिटी आ गई और ये हायर प्रोडक्टिविटी का काम भी कर रहा है। तो ये कैसे हुआ, ये हुआ जीन के साथ हमने मैनिपुलेट किया, हमने अच्छे जीन को लाके इंसर्ट कर दिया, तो हमने एक नया प्लांट बना दिया। अब इसके एग्जांपल्स में आपने काफी बार सुना होगा, बीटी कॉटन आपने सुना होगा, है ना, आपने टोमेटो फ्लेवर टोमेटो आपने सुना होगा। तो ये सभी किसके रिजल्ट्स हैं, ये सभी आपके जेनेटिक इंजीनियरिंग के रिजल्ट हैं। साथ ही साथ जेनेटिक इंजीनियरिंग में मान लीजिए कि ऐसा कभी होता है कि मर्डर हो गया किसी का, ठीक है, अब एक इंसान है जिसका मर्डर हुआ है, वो घर में ऐसे ही मरा हुआ है, ठीक है, वो मर के पड़ा हुआ है, ठीक है। अब जिस इंसान ने इसका मर्डर किया है, जो भी इंसान है जो कि इसका मर्डर किया है, वो इंसान तो निकल लिया, वो तो भाग लिया, है ना, वो तो भाग करके कहाँ चला आया, अपने घर चला आया। बट मैं कैसे पता लगा सकती हूँ कि ये जो इंसान मरा है ये इसको किसने मारा है, ठीक है, किसने मारा है। अगर ये सुसाइडल अटेम्प्ट नहीं है, अगर ये सुसाइडल अटेम्प्ट नहीं है तो ये क्या है, किसने इसको मारा है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं कि हम हर एक ऑर्गेनिज्म नहीं, हर एक इंसान जो मर्डर के टाइम पर वहां उस घर में प्रेजेंट था, ठीक है, या उस घर में अगर हमें कोई ऐसा सामान मिल जाता है जो एक स्पेसिफिक इंसान से रिलेटेड है, तो हम उस सामान को या हम उस इंसान को बुलाते हैं फॉरेंसिक लैब में, और वहां पर इनकी क्या करते हैं, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग करते हैं, है ना। हम क्या कर रहे हैं, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग कर रहे हैं, हम इनके फिंगरप्रिंट्स लेते हैं और देन हम मैच करते हैं कि जो हमारा इंसान जो यहाँ पे मरा हुआ है, ठीक है, जो विक्टिम है, ठीक है, और जो इंसान मरा हुआ है, क्या इन दोनों में कोई भी रिलेशन है किसी भी तरीके का। तो ये जो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग वाला भी काम हो रहा है, ये हमारे जेनेटिक इंजीनियरिंग के वजह से ही हो रहा है, ठीक है। तो दीज आर सम एप्लीकेशन जो आपको जेनेटिक इंजीनियरिंग में देखना है। आपके सिलेबस में ब्लॉटिंग दिया गया है, आपको ब्लॉटिंग पढ़ना है। तो देखिए ब्लॉटिंग टेक्निक क्या होता है, देखिए ब्लॉट मतलब ही होता है इंक, ठीक है। ब्लॉट मतलब आप ऐसे समझ सकते हो कि डॉट, ठीक है, ब्लॉट मतलब डॉट, कि एक डॉट मुझे मिल गया, ठीक है, एक ऐसे मार्क कुछ तो है जो मिल गया मुझे, डॉट टाइप में मिल गया मुझे, ठीक है। तो ब्लॉटिंग टेक्निक में होता क्या है कि हम इसमें लेबोरेटरी मेथड से हम एक डीएनए आरएनए या प्रोटीन को, बात समझिएगा मेरा, कि एक डीएनए आरएनए प्रोटीन की एक स्पेसिफिक, ठीक है, स्पेसिफिक हमने डीएनए, स्पेसिफिक आरएनए, स्पेसिफिक प्रोटीन को हमने ट्रांसफर किया है जेल से एक मेम्ब्रेन पे, और ये जो मेम्ब्रेन है ये है नाइलॉन सीट की मेम्ब्रेन, नाइट्रोसेलुलोज पेपर की मेम्ब्रेन, ठीक है।
अभी मैं इसकी टेक्निक बताती हूँ। अब ये जो प्लॉटिंग टेक्निक होती है, इसमें क्या होता है समझिए। अगर मैं जनरल टेक्निक की बात करती हूँ, नो डीएनए, नो आरएनए, नो प्रोटीन, ऐसा कुछ मैं स्पेसिफिकली मैं बात नहीं कर रही हूँ, मैं जनरल बात कर रही हूँ कि प्लॉटिंग टेक्निक्स में क्या होता है। समझिए, ब्लॉटिंग टेक्निक्स में हम देखते हैं कि हम एक कोई भी जीनोमिक लेवल पे हम डीएनए ले रहे हैं, हम आरएनए ले रहे हैं, या फिर हम मान लीजिए प्रोटीन ले रहे हैं। ठीक है, तो ये लीजिए, चलिए मैं डीएनए का बता रही हूँ। ये मैंने एक डीएनए लिया है, ठीक है, और ये डीएनए है आपका जीनोमिक डीएनए, ठीक है, डीएनए। ओके, अब मैंने क्या किया, इस डीएनए को मैंने तोड़ दिया। ठीक है, मैंने तोड़ा। कैसे तोड़ते हैं हम, कैन यू टेल मी द नेम ऑफ द मॉलिक्यूलर सीजर जो कि इन्हें काटता है। इन्हें कौन काटता है भाई, तो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स, है ना। तो हमने रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का यूज करके हमने क्या कर दिया, इस जो जीनोमिक डीएनए है इसे हमने काट दिया। अब जब इतने बड़े थ्रेड को हमने काटा है तो ऑब्वियसली हमें छोटे छोटे फ्रैगमेंट्स मिलेंगे। तो हमने काट दिया और हमें ये फ्रैगमेंट्स मिल गए, जिसे हम क्या कह रहे हैं, डीएनए फ्रैगमेंट्स। ओके, डीएनए फ्रैगमेंट्स। ओके, नाउ अब जो हमें डीएनए फ्रैगमेंट्स मिले हुए हैं, इसे हम क्या करेंगे, हम इसे साइज अरेंजमेंट के लिए देखेंगे कि कौन सा डीएनए का हायर मॉलिक्यूलर वेट है, कौन से डीएनए का लोअर मॉलिक्यूलर वेट है। लाइक देखो ना, आपको मैं एक पजल दे दूं, ठीक है, और मैं एक बहुत ही सॉर्टेड वे में कोई चीज दे दूं याद करने को। ठीक है, आपको मैंने एक पजल दिया और एक मैंने बहुत ही शॉर्टेड वे का एक एक पैराग्राफ दे दिया, याद कर लो। यार तो आप पैराग्राफ याद कर पाओगे अच्छे से, ना कि उस पजल को, क्योंकि पजल में बहुत सारी चीजें होती हैं जो इंसान भूल जाता है। तो वैसे ही अगर यहाँ पे डीएनए फ्रैगमेंट्स में हायर लोअर हर एक मॉलिक्यूलर जो वेट के जो फ्रैगमेंट्स पड़े हुए हैं वो सब मिक्सअप है, तो हमें समझने में दिक्कत होगी। इसी वजह से हम इसे क्या करेंगे, हम एक सॉर्टेड वे में इसे अरेंज करने लगेंगे। और अरेंज करने के लिए हम यूज करेंगे अगर जेल का। किसका यूज करेंगे हम यूज करेंगे अगर जेल का। ठीक है, अब हमने क्या किया, इस अगर जेल का यूज किया, जिसके द्वारा हमें अब ये जो डीएनए फ्रैगमेंट्स है ये एक सॉर्टेड वे में दिखने लगे। कैसे दिखने लगे, तो देखिए, जो हायर मॉलिक्यूलर वाले हैं ना वो ऊपर अरेंज हो गए। जितने भी हायर मॉलिक्यूलर वाले फ्रैगमेंट्स हैं वो ऐसे ऊपर अरेंज हो गए। ठीक है, और जो लोअर मॉलिक्यूलर वेट वाले हैं वो नीचे अरेंज हो गए। ओके, अब हमने इनकी साइज अरेंजमेंट कर दी। नाउ ये अभी भी डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है। ठीक है, डबल स्टैंडर्ड डीएनए है। तो डबल स्टैंडर्ड डीएनए से हमें इसे सिंगल स्टैंडर्ड बनाना पड़ेगा, सो दैट हमें और इजीनेस हो। हम अपना काम केवल आसान से आसान बनाना चाहते हैं। सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया कि जो हमारे पास उलझा हुआ डीएनए का पूरा सेगमेंट था, हमने उसे रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से फ्रैगमेंट्स में तोड़ दिया, छोटे छोटे फ्रैगमेंट्स में। फिर हमने अगार जेल से उसे साइज के अकॉर्डिंग हमने क्या कर दिया, प्लेसिंग कर दी। फिर अभी हमें ये हो रहा है कि भाई अभी भी तो दो स्ट्रैंड जुड़े हुए हैं ना, इसको एक सिंगल स्ट्रैंड में बनाओ। दो धागों में भी दिक्कत होगी, अभी एक धागा मुझे बनाना है इसका। ठीक है, अलग अलग करो इस दो धागों को। तो डबल स्टैंडर्ड डीएनए को हम अब सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए में ट्रांसफर करेंगे, लाइक कन्वर्ट करेंगे, नॉट ट्रांसफर। ठीक है, तो जब हम डीएनए को डबल स्टैंडर्ड से सिंगल स्टैंडर्ड में बदलेंगे तो वहां हमें जरूरत पड़ेगी एक एल्कली ट्रीटमेंट की। ठीक है, किसकी जरूरत पड़ेगी, एल्कली ट्रीटमेंट की जरूरत पड़ेगी। तो हम यहाँ पर एल्कली ट्रीटमेंट देंगे। ठीक है, हम क्या दे रहे हैं इसे, एल्कली ट्रीटमेंट। ठीक है, एल्कली ट्रीटमेंट के बाद ये जो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है ये आ जाएगा सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए में। ठीक है, नाउ अब मेरे पास ये जो डीएनए है ये सिंगल स्ट्रैंडेड हो गया, एकदम सॉर्टेड मेरे पास। अब मुझे क्या करना है, अब इस सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए को हम एक नाइलॉन सीट पे कोशिश करेंगे कि ये छप जाए। ठीक है, हम क्या करेंगे, अब हमारे पास मान लीजिए कि ये सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए है। ठीक है, तो मैं ये कोशिश करूंगी कि मैं एक ऐसा पेपर लूं, मैं एक ऐसा सीट लूं जिस पर मैं क्या करूं, इस डीएनए को ट्रांसफर कर पाऊं और इसे छाप पाऊं। लाइक मैं कैसे इसे बताऊं आपको,
कि आपके पास मान लीजिए आपने मटर छिले हुए हैं, आपके पास बहुत सारे मटर हैं, तो आप कोशिश करोगे ना कि आप उसे एक प्लेट में रख दो, है ना। वैसे ही मेरे पास डीएनए के फ्रैगमेंट्स आ गए हैं जो कि सिंगल स्टैंडर्ड है, अब मुझे इसे प्लेट में रखना है। तो अब प्लेट भाई ये तो हमारे रियल लाइफ का एग्जाम्पल हो गया ना। यहाँ हम यूज करेंगे नाइलॉन शीट का। नाइलॉन शीट जो होती है, ठीक है, ये जो नाइलॉन शीट होती है ये होती है आपकी पॉजिटिवली चार्ज्ड, ठीक है। ये जो नाइलॉन शीट है ना, ये है पॉजिटिवली चार्ज। अब क्या इंटरेस्टिंग पार्ट है यहाँ पे कि हमारा नाइलॉन शीट तो भाई पॉजिटिव चार्ज है, लेकिन जो हमारा डीएनए है वो तो निगेटिव चार्ज है। और आपको पता है कि अपोजिट अट्रैक्ट करता है और जो हमारा सिमिलर होता है वो रिपेल करता है। तो एक पॉजिटिव एक निगेटिव, नायलॉन शीट पॉजिटिव है, जो हमारा डीएनए है वो निगेटिव है, ये दोनों तुरंत बाइंड कर जाएंगे, ठीक है। और जो प्लेसिंग होगी डीएनए की हमारे नायलॉन शीट पे वो बहुत ही आसानी से आपको देखने को मिलेगा। ये नायलॉन शीट जो है आपका, ये इस पे काफी अच्छे से क्या हो गया, आपका अरेंजमेंट हो गया। नाउ क्या होगा, ट्रांसफर ऑफ डीएनए फ्रॉम जेल टू नाइट्रोसेलुलोज पेपर, यही नाइलॉन शीट को हम यहाँ पे नाइट्रोसेलुलोज पेपर भी बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अब नाइलॉन शीट पे हम देख रहे हैं कि हमारा डीएनए काफी आसानी से आ गया। लेट्स मेक इट, ठीक है, कोशिश करते हैं यहाँ बनाने की। तो मान लीजिए कि ये जो डीएनए है ये नाइलॉन शीट पे ऐसे छप गया। अब क्या करेंगे, नायलॉन शीट पे छप तो गया है, बट अभी भी ये कहीं ना कहीं अनस्टेबल है। हमें इसे स्टेबल करना पड़ेगा कि ये जहां पे छपा है वो अपनी ही जगह पे रहे, ठीक है। और उससे अपनी ही जगह पे रखने के लिए हम क्या करेंगे, बेक करेंगे इस पेपर को, ठीक है। हम इस पेपर को क्या करेंगे, हम इस पेपर को बेक करेंगे। और बेक करने के लिए हम इसे 2 घंटे बेक करेंगे 80 डिग्री सेल्सियस पे, ठीक है। 80 टू 83 ऐसे मतलब डिग्री करेंगे हम, 80 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। इस पे हम बेक करेंगे और बेक करने के बाद ये हो जाएगा एक मस्त कठोर सा, आपको ये शीट दिख जाएगा जिसपे सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए जो है वो पूरी तरीके से छपे हुए हैं। अब क्या करूंगी मैं कि इस सीट को, ठीक है, इस सीट को मैं बड़ी आसानी से आराम से रख दूंगी और मैं यूज करूंगी एक प्रॉब का। क्या यूज करूंगी मैं, प्रॉब का। इसे आप डायग्राम बना लो, ठीक है, क्योंकि मैं अभी इसे इरेज करने वाली हूँ। ओके, अब देखो, अब आएगा एक प्रॉब। ये प्रॉब क्या है, प्रॉब एक ऐसा आ, आप मान लीजिए, प्रॉब एक मार्कर की तरह आप मान लीजिए जो कि हमें हेल्प करेगा ये बताने में कि जो डिजायर्ड हम डीएनए या आरएनए स्पेसिफिक खोजना चाह रहे हैं क्या वो हमें मिल गया। तो ये जो प्रॉब है ये हमारे लिए एक ऐसा इंसान है जो हमें खोज के देगा। हम इसे भेज रहे हैं, हम इस इंसान को अब क्या कर रहे हैं, हम भेज रहे हैं इस नाइलॉन शीट, ये जो नाइट्रोसेलुलोज वाला पेपर है जिसे हमने बेक किया है, वहां हम इसे भेज रहे हैं लेबल्ड करके, ठीक है, लेबल करके हम इसे भेज रहे हैं कि तुम जाओ और जा करके इसमें से जो डिजायर्ड डीएनए मुझे चाहिए, जो डिजायर्ड डीएनए या आरएनए या प्रोटीन मुझे चाहिए, जो सीक्वेंस मुझे चाहिए, उसे जा करके क्या करो, तुम कलर कर दो, वहां जाके कलर गिरा दो, ठीक है। तो ये प्रॉब जो है ये काफी हेल्पफुल बंदा है, ठीक है। ये प्रॉब जो है ये काफी हेल्पफुल बंदा है, इसके हाथों में काफी सारे कलर्स हैं, ठीक है, इसके हाथ में बहुत सारे कलर्स हैं, ठीक है। और मैंने ये मतलब सोचा है कि क्यों ना मैं इसे रेड कलर, मैं सिर्फ एक नॉर्मल आपको इमेजिनरी वर्ल्ड की बातें बता रही हूँ कि सिर्फ यहाँ पे हम ये जब बताना चाह रहे हैं कि प्रॉप जो होता है वो लेबल्ड होता है। अब इसे रियल लाइफ में बताऊं तो एक ऐसा बंदा है जिसके हाथों में कलर है, बहुत सारे कलरफुल इसके हाथों में कलर्स है। बट मैंने इसे प्रॉप भाई से बोला कि भाई ऐसा है ना, तू रेड कलर लेके जा, ठीक है। अब ये जो प्रॉप है ये रेड कलर लेकर के गया और इसने जो डिजायर्ड डीएनए मैं खोज रही हूँ, जो मुझे चाहिए, जो डिजायर्ड डीएनए आरएनए, जो भी मुझे प्रोटीन का सीक्वेंस जो भी चाहिए होगा, उस पे ये जा करके अपना ये जो रेड कलर है वो गिरा देगा। तो फिर क्या होगा, मुझे पता चल जाएगा कि अच्छा ये वाला जो सीक्वेंस है ये यहाँ पर मैच हो गया। कैसे, आप समझो, ये लेबल्ड समझो, मान लो कि डीएनए है, आपको पता है कि डीएनए में सीक्वेंस कौन कौन से होते हैं, ए यू, ठीक है, ए, एक मिनट, एक मिनट, ए जी टी सी, ठीक है। मान लीजिए कि ये हमारा डीएनए का एक सीक्वेंस है।
आपको पता होगा कि डीएनए में हमारी यू नहीं होता है, क्योंकि वो आरएनए में होता है। आपको याद है ना, मैंने बताया था रन याद कर लेना, आर से आरएनए और यू जो है वो यूरेसिल। तो आरएनए में यूरेसिल पाया जाता है, लेकिन हमारे जो डीएनए है, डीएनए में यूरेसिल नहीं पाया जाता है। ओके, अब हमारे जो डीएनए का यहाँ पर जो सीक्वेंस है एक सिंगल स्टैंडर्ड का, वो है AGTC। ठीक है, और मैंने प्रॉब को बनाया हुआ है किस तरीके से, मैंने प्रॉब को बनाया हुआ है, लेबल्ड किया हुआ है किस तरीके से, TCAG। ठीक है, ये मैंने लेबल करके भेजा था। अब ये बताओ, ये तो इसके साथ ही बाइंड हो जाएगा ना, देखो ये बाइंड हो गया, और जैसे ही ये बाइंड होगा हमें एक कलर पता चल जाएगा कि रेड कलर जहां है वहां पर बाइंडिंग हो गई। दैट मीन्स कि जो हमें डिजायर्ड सीक्वेंस चाहिए था वो यहाँ पर प्रेजेंट है। इसी तरीके से क्या हो जाएगा, एक्सपोज हो जाएगा। ठीक है, ये सीक्वेंस एक्सपोज हो जाएगा और हमें जो चाहिए वो मिल जाएगा। उसके बाद आप ऑटो रेडियोग्राफी का यूज करके भी इसे आसानी से समझ सकते हो। तो दिस इज द ब्लॉटिंग टेक्निक, जहां पर आप क्या करते हो ब्लॉटिंग टेस्ट में, ये तो जनरली मैंने डीएनए का बताया। ठीक है, ये पूरी मैकेनिज्म ही यही है, आप सेम इसको आरएनए के लिए भी देख सकते हो। ठीक है, एक बार मैं आपको बता दूं, आरएनए के लिए भी आप सेम ही देखोगे। ठीक है, चलो मैं अभी आपको मैकेनिज्म जो है वो तो मैंने आपको बता ही दी। ये देखिए, तो ब्लॉटिंग टेक्निक आपको समझ में आई क्या होती है। ब्लॉटिंग टेक्निक एक लेबोरेटरी मेथड है जिसमें हम डीएनए, आरएनए या फिर प्रोटीन को जेल, जो अगार जेल है, उससे हम क्या करते हैं, नाइट्रोसेलुलोज की जो मेम्ब्रेन जो पेपर है उस पे हम ट्रांसफर कर देते हैं। अच्छा, ये ब्लॉटिंग टेस्ट जो है ये इंपॉर्टेंट क्यों है बाबा, क्यों इंपॉर्टेंट है? देखिए, ब्लॉटिंग टेस्ट से हम क्या करते हैं, हम डिटेक्ट करते हैं कुछ चीजों की, कुछ प्रीसेंस की। डिटेक्ट द प्रीसेंस ऑफ, इसे लिख लीजिए, बहुत बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। किस किस चीजों की प्रीसेंस को हम डिटेक्ट करते हैं, क्या हम खोजना चाहते हैं ब्लॉटिंग टेस्ट के अकॉर्ड, मतलब यूज करके हम क्या खोजना चाहते हैं, सर्टेन सेगमेंट्स ऑफ डीएनए। ठीक है, डीएनए के कुछ सेगमेंट्स का हम पता लगा सकते हैं, सेगमेंट्स ऑफ डीएनए। ठीक है, आरएनए या फिर प्रोटीन। ठीक है, तो आपको पता चल गया कि आप सर्टेन सेगमेंट्स ऑफ डीएनए, आरएनए, या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हो कि आप एक स्पेसिफिक प्रोटीन का प्रीसेंस पता कर सकते हो कि क्या यहाँ पर ये सर्टेन डीएनए, आरएनए या प्रोटीन है। सेकेंड, आप इसका यूज करते हो सर्टेन जीन एक्सप्रेशन को डिटेक्ट करने के लिए। ठीक है, सर्टेन जीन एक्सप्रेशन को डिटेक्ट करने के लिए आप ब्लॉटिंग टेक्स्ट का यूज करते हो। ठीक है, अब देखिए, जो हमारा डीएनए है, आरएनए है, प्रोटीन है, इन सब के लिए अलग अलग ब्लॉटिंग टेक्स्ट के नेम रखे गए हैं। जैसे जो हमारा डीएनए है, अगर उसके लिए हम ब्लॉटिंग टेस्ट करते हैं, डीएनए सीक्वेंस का पता लगाने के लिए अगर हम ब्लॉटिंग टेस्ट करते हैं तो हम उसे साउदर्न ब्लॉटिंग कहते हैं। ठीक है, वहीं अगर हमें आरएनए सीक्वेंस का पता लगाना है तो हम उसे नॉर्दर्न ब्लॉटिंग कहते हैं, और अगर हमें स्पेसिफिक प्रोटीन का पता लगाना है तो हम उसे वेस्टर्न ब्लॉटिंग कहते हैं। ठीक है, समझ में आ गया आपको? एम आई क्लियर विद दिस? ठीक है, अब याद रखिएगा कि साउदर्न इज इक्वल टू डीएनए, नॉर्दर्न इज इक्वल टू आरएनए एंड वेस्टर्न इज इक्वल टू प्रोटीन। ये चीज आपको याद रखनी पड़ेगी। अब आपको ट्रिक बनानी है, आप बना सकते हैं। ठीक है, मैंने तो जनरली, मैं अपना बताऊं तो मेरे तो सब इधर उधर के पता नहीं कौन से दिमाग के ट्रिक होते हैं, बट मैं शेयर कर देती हूँ। ठीक है, हो सकता है आपको अच्छा लगे। सैड मैंने याद किया था। ठीक है, कि एस फॉर आपका साउदर्न ब्लॉटिंग हो जाएगा और डी फॉर आपका डीएनए। तो साउदर्न ब्लॉटिंग तो डीएनए के लिए है ही, तो फिर उससे मुझे पता चल जाता था कि नॉर्दर्न तो आरएनए के लिए ही है, उसके बाद आपका वेस्टर्न प्रोटीन के लिए हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप याद कर सकते हो। ओके, केवल एक सैड याद करके आप तीनों चीजों को क्लियर कर सकते हो। तो मन करेगा तो आप इस तरीके का यूज कर लीजिएगा। नाउ इफ आई टॉक अबाउट द डिफरेंसेस, तो डिफरेंसेस में मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि अगर मैं साउदर्न ब्लॉटिंग की बात करती हूँ, तो साउदर्न ब्लॉटिंग जो में हम किस चीज का पता लगा रहे होते हैं, हम साउदर्न ब्लॉटिंग में डीएनए का पता लगा रहे होते हैं। वहीं हमारे वेस्टर्न में हम प्रोटीन का पता लगा रहे होते हैं, और नॉर्दर्न में हम अपने आरएनए का पता लगा रहे होते हैं। मेम्ब्रेन कौन सी यूज की जाती है, तो हमारे डीएनए के लिए जैसे मैंने बताया कि नाइट्रोसेलुलोज या फिर नाइलॉन की मेम्ब्रेन की यूज कर रहे होते हैं, जिसपे हम ट्रांसफर कर रहे होते हैं। हम अपने वेस्टर्न ब्लॉटिंग में
नाइट्रोसेलुलोज का यूज करेंगे या फिर हम PVDF मेम्ब्रेन का यूज करेंगे। साथ ही साथ अगर मैं नॉर्दर्न की बात करूं हमारे RNA डिटेक्शन के लिए, तो वहां हम डाईएजो बेंजो ऑक्सी मिथाइल, जैसे कि हम DBM कहेंगे, या फिर नाइलॉन मेम्ब्रेन का यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो मेम्ब्रेन वाला पार्ट आपको क्लियर है कि तीनों में अलग अलग हो सकता है। साउदर्न में नाइट्रोसेलुलोज या नाइलॉन मेम्ब्रेन, फिर उसके बाद वेस्टर्न में नाइट्रोसेलुलोज या फिर आपका PVDF मेम्ब्रेन, या फिर आपके नॉर्दर्न में आपका नाइलॉन या फिर DBM। ओके, नाउ ये बात हो गई मेम्ब्रेन यूज की। सेपरेशन टेक्निक में हम अपने साउदर्न में अगर उसका यूज कर सकते हैं पॉली एक्राइल एमाइड जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस का यूज कर सकते हैं। वेस्टर्न में हम पेज का यूज कर सकते हैं, जिसका फुल फॉर्म है पॉली एक्राइल एमाइड जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, जिसे कि हम पेज बोल रहे हैं। एंड नॉर्दर्न में हम यूज कर सकते हैं क्या, एग्रोज जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। प्रॉब यूज जैसे हमें करना है, तो हम साउदर्न ब्लॉटिंग, जब हम DNA का डिटेक्शन कर रहे होंगे, तो वहां हम एक न्यूक्लिक एसिड प्रॉब का यूज कर सकते हैं, जिसका एक होमोलॉगस सीक्वेंस हो हमारे टारगेट मॉलिक्यूल के साथ, जैसा मैंने आपको बताया था ACTG वाला जो भी। ठीक है, वहीं वेस्टर्न में हम प्राइमरी एंटीबॉडी का प्रॉब की तरह यूज कर सकते हैं। ये सब पूछा जाता है, इसलिए मैं बता रही हूँ आपसे, ये सब पूछा जाएगा। ठीक है, आपके ऑब्जेक्टिव में ये सब पूछा जाएगा, तो याद कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है। उसके बाद नॉर्दर्न में आपका अगर मैं बात करूं, तो DNA, RNA, ऑलिगो डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड, इन सब का प्रॉब की तरह आप यूज कर सकते हो। फिर हमारे साउदर्न ब्लॉटिंग में जो प्रॉब लेवल यूज होता है वो रेडियो लेवल एंजाइम होता है, वेस्टर्न में एंजाइम होता है, और नॉर्दर्न में सेम। ठीक है, रेडियो लेवल एंजाइम। उसके बाद हमारे डिटेक्शन मेथड्स की मैं बात करूं, तो साउदर्न ब्लॉटिंग में हम कैमी ल्यूमिसेंस, ठीक है, इनका यूज कर सकते हैं, कैलोरीमेट्री का, एक्सरे फिल्म का। फिर वही हम वेस्टर्न में इंफ्रारेड इमेजिंग सिस्टम, कूल्ड CCD, LED इमेजिंग सिस्टम। फिर नॉर्दर्न में सेम जो हमने अपने साउदर्न में किया था। ब्लॉटिंग टेक्निक्स की बात करूं, तो कैपिलरी ट्रांसफर हम कर सकते हैं अपने साउदर्न एंड नॉर्दर्न में, एंड वेस्टर्न में हम इलेक्ट्रो ब्लॉटिंग का। अब ये कैपिलरी ट्रांसफर क्या है, मैं किसी दिन आपको बैठ के पढ़ाऊंगी कि कैपिलरी ट्रांसफर होता क्या है। ठीक है, और इसके अलावा लास्ट पॉइंट है हमारा एप्लीकेशन का। तो साउदर्न ब्लॉटिंग का यूज जो होता है वो हमारे फॉरेंसिक जगहों पर ज्यादा होता है, फॉरेंसिक लैब वगैरह में DNA म्यूटेशन देखने के लिए। उसके अलावा वेस्टर्न में हम देखते हैं कि इसका यूज हम स्पेसिफिक एंटीजन, क्योंकि इसका प्रॉब क्या है, एंटीबॉडी है, तो एंटीबॉडी किसको डिटेक्ट करेगा भाई, एंटीजन को करेगा। तो एंटीजन, स्पेसिफिक एंटीजन प्रोटीन का जो है जो प्रोटीन है, स्पेसिफिक एंटीजेंस है, उनका पता लगाने के लिए हम वेस्टर्न ब्लॉटिंग कराते हैं। और नॉर्दर्न ब्लॉटिंग का यूज हम जीन एक्सप्रेशन के लिए ज्यादातर देखते हैं। ठीक है, जहां पर हम डिसीज डायग्नोसिस में हमें हेल्प मिल जाए, उसके लिए हम देखते हैं। ऑल आई कैन से द कंक्लूजन इज, याद यही रखना है कि साउदर्न DNA के लिए, नॉर्दर्न आपका RNA के लिए, वेस्टर्न आपका प्रोटीन के लिए। साउदर्न नाम क्यों रखा गया है, ऐसा नहीं है साउथ ईस्ट वेस्ट ये सब नहीं, साउदर्न नाम रखा गया है जिसने इसको डिस्कवर किया है। ठीक है, तो याद रखिएगा। अगर मैं बात करूं साउदर्न ब्लॉटिंग की, क्योंकि हमारे सिलेबस में साउदर्न एंड नॉर्दर्न ही दिया है, तो हम केवल इनके ही मैकेनिज्म की बात करेंगे, इन्हीं के बारे में पढ़ेंगे। वैसे तो मैंने सब कुछ आपको पढ़ा दिया, बट साउदर्न ब्लॉटिंग की मैं स्पेसिफिकली बात करूं तो ये यूज होता है DNA मॉलिक्यूल को डिटेक्ट करने के लिए, जहां DNA को डाइजेस्ट करवाया जाता है रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से, मतलब फ्रेगमेंट्स में तोड़ा जाता है, फिर उसे जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस अगार जेल में ट्रांसफर किया जाता है, फिर वहां से ट्रांसफर किया जाता है नाइट्रोसेलुलोज मेम्ब्रेन पे, एंड फिर उसे हाइब्रिडाइज किया जाता है और लेबल किया जाता है एक स्पेसिफिक प्रोब से। ठीक है, और उसके बाद एक्सपोज होता है। ठीक है, इससे हम क्या करते हैं, हम जीन स्ट्रक्चर एंड जेनेटिक वेरिएशन को हम डिटेक्ट कर सकते हैं। मैकेनिज्म मैंने ऑलरेडी सब कुछ पढ़ाया हुआ है, देख लीजिए। यहाँ पर है DNA सेगमेंट, जिसे आप तोड़ रहे हो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का यूज करके, इलेक्ट्रोफोरेसिस हो रहा है, यहाँ पर अरेंजमेंट हो गई हायर मॉलिक्यूलर वेट एंड लोअर मॉलिक्यूलर वेट से। फिर यहीं पर आपको कैपिलरी एक्शन देखने को मिलेगा। ठीक है, ओके, मैं पढ़ा दूं, नहीं मैं इसे आराम से बताऊंगी। ठीक है, फिर आप इसे देखोगे कि नाइट्रोसेलुलोज पेपर, देखो ये जो शीट है उसमें ट्रांसफर किया गया है, फिर ऑटो रेडियोग्राफी के द्वारा यहाँ पर एक्सपोज की प्रोसेस जो है वो हो गई। मैंने बहुत ही अच्छे से आपको पढ़ाया है। ठीक है, मैकेनिज्म की अगर मैं बात करूँ, तो मैकेनिज्म में सबसे पहले हम DNA को एक्सट्रैक्ट करते हैं, हम बाहर निकालते हैं, डाइजेस्ट करवाते हैं, मैंने अभी आपको पढ़ाया सब कुछ। ठीक है,
फिर हम उसे जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में करते हैं, जहां पर हम डीएनए फ्रेगमेंट्स को साइज बाय साइज एग्रोस जेल में इलेक्ट्रोफोरेसिस के द्वारा हम क्या कराते हैं, अरेंज करते हैं हायर और लोअर मॉलिक्यूलर वेट में। ओके, सेम ही मैं ना आरएनए के लिए भी है, आप इसे ना स्क्रीनशॉट करते चलो। डीनेचुरेशन की प्रोसेस में क्या होता है कि ट्रीट किया जाता है अल्कलाइन सोल्यूशन से, जिससे कि डीनेचर हो पाए, डबल स्टैंडर्ड जो डीएनए है वो टूट करके सिंगल स्टैंडर्ड में बन पाए। तो याद रखिएगा हमेशा ही कि अगर मैं आपसे पूछूं कि ब्लॉटिंग टेक्निक्स में जब हमें डीनेचुरेशन कराना होता है डबल स्टैंडर्ड डीएनए का सिंगल स्टैंडर्ड में, तो हम किस चीज का यूज कर रहे होते हैं, तो हम यूज करते हैं एल्कली, किसका, एल्कली ट्रीटमेंट करते हैं, हम एल्कलाइन सोल्यूशन का यूज करते हैं। ठीक है, फिर हम इसे ट्रांसफर करते हैं सिंगल स्टैंडर्ड को जेल टू द नाइलॉन और नाइट्रोसेलुलोज मेम्ब्रेन, और यहाँ ये डन हो रहा होता है कैपिलरी एक्शन के द्वारा। ठीक है, टेक द स्क्रीनशॉट। फिर ट्रांसफर के बाद हम क्या करते हैं, हाइब्रिडाइजेशन की प्रोसेस कराते हैं, जहां पर डीएनए प्रॉप जो है उसका कॉम्प्लीमेंट्री टारगेट सीक्वेंस हम भाई प्रॉप को लेबल करके भेजते हैं कि जाओ, और फिर वो जाकर के स्पेसिफिक टारगेट सीक्वेंस से जुड़ जाता है, कॉम्प्लीमेंट होता है उसका तो जुड़ जाएगा, और जिसके वजह से बाइंड करते ही वो एक कलर आपको दिखा देगा कि यस द सीक्वेंस इज हियर। ठीक है, जो आप खोज रहे हो वो यहीं पर है। फिर डिटेक्शन के लिए आप ऑटो रेडियोग्राफी, ठीक है, अगर जो प्रॉब है वो रेडियो एक्टिव लेबल्ड है तो हम ऑटो रेडियोग्राफी का यूज करेंगे, लेकिन अगर प्रॉब जो है वो कैमिल्यूमिनेसेंट मॉलिक्यूल से लेबल्ड है तो हम कौन सी टेक्निक यूज करेंगे, कैमिल्यूमिनेसेंस की। तो दोनों याद रखिएगा कि ऑटो रेडियोग्राफी हम यूज करते हैं रेडियो एक्टिव लेबल्ड प्रॉब के लिए, और कैमिल्यूमिनेसेंस जो है उसे हम यूज करते हैं कैमिल्यूमिनेसेंट मॉलिक्यूल्स लेबल्ड प्रॉब के लिए। ठीक है, द सेम इज फॉर द आरएनए। ठीक है, आरएनए के लिए हम नॉर्दर्न ब्लॉटिंग कहते हैं, यूज फॉर द आरएनए मॉलिक्यूल। आरएनए को सेपरेट किया जाता है जीन एक्सप्रेशन एंड आरएनए क्वांटिटी जानने के लिए हम सबसे ज्यादा नॉर्दर्न ब्लॉटिंग का यूज करते हैं। ठीक है, यहाँ पर भी सेम है, हमारे पास सैंपल है, हमने आरएनए एक्सट्रैक्ट किया, हमने इलेक्ट्रोफोरेसिस कराया, फिर आरएनए को सेपरेट किया साइज के मतलब अकॉर्डिंग, फिर हमने नॉर्दर्न ब्लॉटिंग में ट्रांसफर किया आरएनए का मेम्ब्रेन पे। उसके बाद यहाँ पर लेबल्ड हमने क्या किया, प्रॉप डाला, और फिर एक्सरे फिल्म का विजुअलाइजेशन हमें देखने को मिल गया। तो ये हमारा आरएनए के लिए नॉर्दर्न ब्लॉटिंग हो गया। एंड क्योंकि साउदर्न नॉर्दर्न दोनों बहुत ही ज्यादा सेम ही है, ठीक है, सेम ही आपको प्रोसेस यहाँ पर भी देखने को मिलेगी कि आरएनए एक्सट्रैक्शन होगा, जहां पर आप आरएनए को एक्सट्रैक्ट करोगे, बाहर निकालोगे। बस आपको इतना याद रखना है कि जो आरएनए आप निकाल रहे हो वो डिग्रेडेड ना हो, वो खत्म ना हो, या वो खराब ना हो। ठीक है, फिर आप डीनेचुरेशन कराओगे, किससे कराओगे, फॉर्मल्डिहाइड से आप देखिए डीएनए की डीनेचुरेशन के लिए हम लोग क्या यूज कर रहे थे, एल्कलीन। ठीक है, हम क्या यूज कर रहे थे, हम एल्कली ट्रीटमेंट दे रहे थे, एल्कलीन सोल्यूशन के यूज कर रहे थे। लेकिन हम आरएनए डीनेचुरेशन के लिए यहाँ पर बहुत ही स्पेसिफिकली मैंने लिखा हुआ है कि हम यूज करेंगे फॉर्मल्डिहाइड का। और क्यों हमें डीनेचुरेशन करते टाइम ये याद रखना है कि किस किस चीज से डीनेचुरेशन हो रहा है, दिस इज बिकॉज कि हमें हमारे आरएनए के सेकेंडरी स्ट्रक्चर को प्रिवेंट करके रखना है, क्योंकि हमारा आरएनए तो पहले से ही सिंगल स्ट्रैंडेड है। हमने डीएनए के टाइम पे डीनेचुरेशन किया तो डीएनए तो चलिए टूट करके सिंगल स्ट्रैंडेड में बदल गया, बट व्हाट अबाउट द आरएनए, आरएनए तो पहले से ही सिंगल स्ट्रैंडेड है। तो हमें इसे तोड़ना है, हमें केवल तोड़ना है, हमें इसके साइज वगैरह पे बहुत ज्यादा नहीं कि ये डबल है तो हमें सिंगल कर देना है, हमें इसका स्ट्रक्चर एज इट इज प्रिवेंट करके भी रखना है और डीनेचुरेशन भी करना है। दैट्स वाई फॉर्मल्डिहाइड का यूज करते हैं हम, और इससे हमारा कार्य बहुत ही आसानी से हो जाता है। ठीक है, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के दौरान हम आरएनए मॉलिक्यूल को फिर से वही ट्रांसफर करते हैं हमारे अगार एग्रोज जेल में। ठीक है, वहां पर स्मॉलर आरएनए मॉलिक्यूल्स जो है वो फास्टर मूव करते हैं। ठीक है, और जो हमारे लॉन्गर वाले होते हैं वो थोड़े से लोअर मूव करते हैं, लाइक फास्ट का स्लो यूज करते हैं, स्लो मूव करते हैं। ठीक है, अब सब कुछ हमने कर दिया, साइज के अकॉर्डिंग हमने उसे अरेंज कर दिया। ट्रांसफर करेंगे हम आरएनए का जेल से अपने नायलॉन या नाइट्रोसेलुलोज पेपर पे, मेम्ब्रेन पे, और इसमें हम कैपिलरी एक्शन, वैक्यूम ट्रांसफर, इलेक्ट्रोप्लॉटिंग, इन सभी टेक्निक्स का यूज करके हम ट्रांसफर कर देते हैं। उसके बाद हाइब्रिडाइजेशन की प्रोसेस होती है, जहां डीएनए आरएनए प्रॉब, वही कॉम्प्लीमेंट्री मैंने आपको बताया कि हम एक कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस बना के भेजते हैं कि वो जाए और उससे जाकर के बाइंड कर ले। ठीक है, डिटेक्शन के दौरान फिर सेम चीज है कि ऑटो रेडियोग्राफी का यूज करेंगे अगर जो प्रॉब है वो रेडियो एक्टिव लेबल्ड है, और हम कैमिल्यूमिनेसेंस का यूज करेंगे अगर प्रॉब जो है वो कैमिल्यूमिनेसेंट मॉलिक्यूल से क्या है, लेबल्ड है। ठीक है,
Take the screenshot, and this is all about your southern and northern blotting. In the same topic, ठीक है, हमें डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के भी बारे में जानना है. डीएनए फिंगरप्रिंटिंग डीएनए प्रोफाइलिंग के नाम से भी जाना जाता है, जो कि बहुत ही ज्यादा यूजफुल होता है किसी इंडिविजुअल को आइडेंटिफाई करने के लिए. ठीक है, हर एक इंसान का जो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग है वो अलग अलग आता है, डीएनए प्रोफाइलिंग अलग अलग आता है. आपको पता है जो हैंड के फिंगरप्रिंट्स होते हैं वो अलग अलग होते हैं. 99.99 सेम होगा, बट 0.001% जो है वो आपका अलग होगा ही होगा. ठीक है, हर एक इंडिविजुअल का. तो ये जो है, ये यूनिकनेस जो है, ये जो यूनिक पैटर्न है हमारे डीएनए का, हर एक इंडिविजुअल का, उसे हम काफी आसानी से डिटेक्ट कर सकते हैं हमारे डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का यूज करके. ठीक है, इसमें हम करते क्या है, हम एनालाइज करते हैं एक स्पेसिफिक रीजन डीएनए का, जहां पर हाईली, ठीक है, डीएनए का फिंगरप्रिंटिंग ऐसे बना हुआ है, अब जहां पर हाईली वेरी होगा एक ऑर्गेनिज्म, एक इंडिविजुअल का हाईली डिफर होगा पैटर्न जो डीएनए का है, वहीं पर हम उसे एनालाइज करते हैं. ठीक है, और ये जो हम डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का यूज है ना, उसे हम यूज कर रहे हैं फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन के लिए, पैटर्निटी टेस्ट के लिए, कि मम्मी कौन है, पापा कौन है, ये सब जानने के लिए हम आराम से डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का यूज कर सकते हैं. फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन में जैसे मैंने बोला कि किसी ने मर्डर कर दिया तो उसका सामान या फिर उस इंसान का डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, ये सब चीजें जो है, आपको पता होगा कि अगर मैं किसी सामान को छू देती हूँ तो मेरा वहां पर छाप जो है मेरे हाथ का वो पड़ जाता है. तो अगर गन वगैरह मैंने उठाया और मैंने किसी को शूट किया तो सामने वाला इंसान तो मर गया, बट उस गन पे मेरा डीएनए जो फिंगरप्रिंटिंग है, जो मेरी छाप है हाथ की, वो पड़ी होगी. तो उस गन से क्या होगा, फॉरेंसिक में वो जाएगा वो गन, और फिर वहां पर उसके जो प्रिंट्स है, मेरे हाथ के जो प्रिंट्स है, उसे लिए जाएंगे और फिर मुझे बुलाया जाएगा, क्योंकि मैं सस्पेक्ट होंगी. मुझ पे लोगों का क्या होगा, क्या बोलते हैं उसे, मुझे लोग गिल्टी फील करवाएंगे, है ना. तो मुझे बुलाया जाएगा फॉरेंसिक में कि आप आइए, फिर मेरा फिंगरप्रिंट लिया जाएगा और जो गन वाला फिंगरप्रिंट है उसे लिया जाएगा, दोनों को मैच किया जाएगा. अगर सेम हो गया तो फिर तो मैं गई. ठीक है, ऐसे होता है. ओके, उसके बाद हम जेनेटिक स्टडीज के लिए भी हम यूज करते हैं. डीएनए फिंगरप्रिंटिंग जो है वो इंडिविजुअल या स्पीसीज को आइडेंटिफाई करने के लिए यूजफुल होता है. डीएनए को इसमें डाइजेस्ट कराया जाता है रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से, फिर जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, फिर प्रॉप का यूज करते हैं, और जेनेटिक वेरिएशन एंड आइडेंटिटी के लिए हम डीएनए फिंगरप्रिंट का यूज करते हैं. ठीक है, सेम ही चीज है. यहाँ करना क्या होता है कि डीएनए लेंगे सैंपल से, कोई इंडिविजुअल है, उसका डीएनए हमने मांगा, अब उसका उलझा हुआ डीएनए सेगमेंट मिला, उसे हम क्या करेंगे, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से डाइजेस्ट करवाएंगे, मॉलिक्यूलर सीजर से हम कट करवाएंगे रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से, उसे फ्रेगमेंट्स में तोड़ेंगे. फ्रेगमेंट्स में तोड़ने के बाद इलेक्ट्रोफोरेसिस के द्वारा हम उसे अरेंज कराएंगे साइज में. फिर हम उस डीएनए को एक नाइलॉन सीट पे ट्रांसफर करेंगे, ठीक है, मेम्ब्रेन पे. फिर हम उसे हाइब्रिडाइजेशन नंबर बढ़ाएंगे उन फ्रेगमेंट्स का, ठीक है, नंबर बढ़ाएंगे, फिर एक्सरे करेंगे और हमें पता चल जाएगा कि मैचिंग हो रही है या नहीं हो रही है. तो दिस इज ऑल अबाउट योर डीएनए फिंगरप्रिंटिंग. ठीक है, जो आप बहुत सालों से पढ़ते हुए आ रहे हो. सो दैट्स ऑल अबाउट द टुडेज वीडियो. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. वी आर डन विद द ब्लॉटिंग टेक्निक्स एज वेल एज डीएनए फिंगरप्रिंटिंग ऑफ दिस यूनिट. ठीक है, कल हम लोग जो हमारी क्लास 2 होगी उसमें हम मार्कर्स की बात करेंगे, एंड 3 वीडियो में मैं ये यूनिट आपकी खत्म कर दूंगी. तो वीडियो अच्छी लगी होगी तो प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर न्यू होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा. लेट्स मीट इन द नेक्स्ट वीडियो. बाय बाय, टेक केयर, बी हैप्पी, बाय बाय.